मीडिया पर फेसबुक एक ऐसी चीज़ है जिसको सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। हम में से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो फेसबुक पर एक्टिव रहते हैं। और आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, ये घटना भी फेसबुक से ही जुड़ी हुई है। ये तो हम सभी जानते हैं कि फेसबुक पर ही सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा होता है। लोग अपनी बहुत सी फर्जी आईडी बना लेते हैं और उसका मिसयूज़ भी करते हैं। और आज की जो घटना है, ये घटना भी एक ऐसी ही घटना है जिसमें कि फर्जी आईडी का कुछ इस तरह से मिसयूज़ किया जाता है कि 3 लोगों की जान चली जाती है। आज की जो घटना है, जब आप इसे सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, इस घटना की शुरुआत होती है केरल के कोल्लम से। और वहीं पर एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें 2 भाई थे और उनकी पत्नी थी और साथ ही उनकी बुजुर्ग माँ भी थी। जिसमें इस परिवार में जो छोटा बेटा था उसका नाम था विष्णु। विष्णु का बड़ा भाई था और विष्णु की जो भाभी थी उसका नाम था आर्या। और साथ ही जो विष्णु था उसकी एक भांजी भी थी जिसका नाम था गरिश्मा, जो कि उसकी भाभी की वैसे दोस्त थी और वैसे भांजी थी। वक्त ठीक ठाक चल रहा था। अब तभी जो उसकी भाभी और उसकी भांजी है, उन्हीं की एक दोस्त थी जो अक्सर उनके घर आया जाया करती थी। और उस लड़की का नाम था रेशमा, जो कि विष्णु को पसंद आ जाती है। और विष्णु अपनी भाभी और अपनी भांजी से कहता है कि मेरी भी शादी तुम्हारी फ्रेंड रेशमा से करवा दो। उनकी शादी से किसी को कोई भी ऐतराज़ नहीं था, इसलिए उन दोनों की 2017 में बहुत ही धूमधाम के साथ शादी कर दी जाती है। सब कुछ तो बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन अब इसी बीच में जो रेशमा थी उसने एक बेटी को भी जन्म दे दिया था। अब रेशमा अपने पति से कहती है कि मुझे एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए। तो उसके पति ने उसकी इस डिमांड को भी पूरा कर दिया। उसका जो पति था उसने आईटीआई कर रखी थी और वो एक कंपनी में नौकरी करने लग गया था। अब जो रेशमा थी वो एंड्रॉयड फ़ोन लाने के बाद में अपना अधिकतर समय वो फ़ोन पर बिताने लगी थी। ना वो परिवार की तरफ ध्यान देती थी, ना वो अपने काम को मन लगा कर करती थी, और ना ही वो अपने पति और अपनी बच्ची की तरफ ध्यान देती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि जो उसकी बेटी थी वो रोती रहती थी और रेशमा आराम से बैठकर अपना फ़ोन चलाती थी, जैसे तो उसे फ़ोन की लत लग गई हो। अब जो उसका पति था उसे ये चीज़ें बहुत बुरी लगती थी, बहुत गुस्सा आता था उसे। और वो रेशमा को बहुत समझाता था कि रेशमा, ये सारी चीज़ें गलत है, लेकिन रेशमा किसी की तरफ ध्यान ही नहीं देती थी। अब जो रेशमा थी उसने एक लड़के से, जो कि उसका फेसबुक पर फ्रेंड बना था, उसका नाम था आनंदू। आनंदू से रेशमा ने दोस्ती कर ली थी। उनकी जो दोस्ती थी वो धीरे धीरे बढ़ती है और प्यार में बदल जाती है। और दोनों का प्यार इस तरह से परवान चढ़ता है कि दोनों शादी करने का निर्णय ले लेते हैं। और अब दोनों यही सोच रहे थे कि कब हम और कैसे हम शादी करें। बस उनके बीच में यही बातें होती थी। अब जो विष्णु था उसे भी इतना तो शक नहीं था कि उसकी पत्नी किसी से बात करती है, लेकिन उसे तो बस ये लगता था कि उसकी जो पत्नी है वो फ़ोन पर वीडियोस वगैरह देखती है। अब वो अपनी पत्नी को बहुत समझाता, लेकिन वो नहीं मानती थी। इसी बीच में जो कोरोना का काल आ जाता है और कोरोना में जो विष्णु था उसकी नौकरी छूट जाती है और उनका घर भी बिकने की नौबत आ जाती है। अब विष्णु और उसकी पत्नी दोनों उसके मायके में कुछ दिन के लिए रहने के लिए चले जाते हैं कि जैसे ही विष्णु की नौकरी लगेगी तो वो वापस से रेशमा को अपने साथ रूम लेकर रह लेगा। अब वो कुछ दिन के लिए उनके घर रहते हैं, यानी कि ससुराल में। अब जो रेशमा थी वो फ़ोन पर उसी तरह से लगातार बात करती रहती थी और वक्त अपनी रफ्तार से दौड़ रहा था। अब एक दिन जो रेशमा के पापा थे, बात है 5 जनवरी 2021 की। जो रेशमा के पापा थे वो हमेशा मंदिर जाया करते थे। और एक दिन वो जब सुबह सुबह मंदिर से वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक बच्ची के रोने की आवाज़ आती है। वो उस तरफ देखते हैं और जाकर वो उसका जो दामाद था, यानी कि रेशमा का पति विष्णु, वो भी उनके साथ ही मंदिर गया था। तो वो उससे कहते हैं कि देखो विष्णु जी, शायद यहाँ पर कोई बच्चा रो रहा है।
वो दोनों वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि पत्तों के नीचे एक बच्ची रोए जा रही है। और जब वो उस बच्ची को वहाँ से उठाते हैं और उठाने के बाद में उसे तुरंत से हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। तब तक पुलिस को भी सूचना दे दी गई थी और पुलिस भी मौके पर पहुँच जाती है। अब जब पुलिस मौके पर जाती है तो जो बच्ची थी, हालांकि उसकी तो मौत हो चुकी थी, बहुत कमज़ोर भी हो चुकी थी वो, और उसे काफ़ी वक्त उन पत्तों के नीचे रहने की वजह से उसे कमज़ोरी भी आ गई थी, उसका दम भी घुट गया था और उसे इन्फेक्शन भी हो चुका था। बच्ची तो मर जाती है, लेकिन जो पुलिस वाले थे वो उसका डीएनए कराने का सोचते हैं कि आखिर में इस बच्ची को यहाँ किसने डाला होगा। अब वो सभी से पूछताछ करते हैं, लेकिन कोई भी इस चीज़ के लिए हाँ करने को तैयार नहीं था। हालांकि जो गांव वाले थे वो रेशमा के पापा की और उसके पति की बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि कितने अच्छे इंसान हैं, लोगों की बिना परवाह किए या अपनी बिना परवाह किए कि मैं किसी केस में ना फंस जाऊँ, और उन्होंने इस बच्ची को हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया। अब जो पुलिस वाले थे वो उस बच्ची का डीएनए लेने के लिए लोगों के सैंपल लेते हैं। अब उस पूरे गांव के और आसपास के जितने भी इलाके थे सबके डीएनए लिए जाते हैं, और उसी बीच में विष्णु और उसकी पत्नी जो रेशमा थी उसका भी डीएनए लिया जाता है। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि जो सरकारी काम होता है उसे होने में वक्त लगता है, और इन सारी चीज़ों में लगभग 3-4 महीने का समय लगता है। यानी कि उस बच्ची का डीएनए का जो सैंपल था उसे आने में 3-4 महीने का वक्त लग जाता है। और इसी बीच में जो उसका पति विष्णु था वो कमाने के लिए दुबई चला जाता है, क्योंकि उसे यहाँ पर कोई रोज़गार नहीं मिल रहा था। अब उसका पति जा चुका था, जो रेशमा थी वो पूरी तरह से आज़ाद हो चुकी थी। वो जब चाहे आनंदू से फेसबुक पर चैट किया करती थी, और अब उसका पूरा प्लान ये था कि वो आनंदू से जल्द ही शादी कर लेगी। अब कुछ ही महीनों के बाद में जो डीएनए था उसकी रिपोर्ट आती है, और जो उसकी रिपोर्ट आती है उसे सुनने के बाद में हर इंसान चौंक जाता है, हर इंसान के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिस बच्ची का डीएनए सैंपल था वो डीएनए सैंपल रेशमा और उसके पति विष्णु से मैच करता है। ये सभी के लिए बहुत ही चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि जो रेशमा थी वो काफ़ी समय से अपने मायके में रह रही थी, आस पड़ोस के लोग भी उसे देखते थे, सब तो सही था, किसी को ये कभी लगा ही नहीं कि रेशमा प्रेग्नेंट है। तो किसी को इस चीज़ पर विश्वास भी नहीं हुआ कि ये बच्चा रेशमा और विष्णु का हो सकता है। सभी गांव वालों ने भी पुलिस को यही कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेशमा हमारे ही साथ रहती है, ये कभी गर्भवती लगी ही नहीं थी। तो जो पुलिस वाले थे उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ में कुछ नहीं कर सकते, ये डीएनए जो सैंपल है वो इन्हीं से मैच हो रहा है। अब जो पुलिस वाले थे वो रेशमा को अरेस्ट करते हैं। रेशमा को अरेस्ट करने के बाद में जब उसे थाने ले जाया जाता है तो रेशमा से सख्ती से पूछताछ की जाती है कि जो सच है वो बताओ, क्योंकि तुम्हारा सैंपल तो मिल चुका है, तुम फंस तो वैसे भी गई हो, अगर सच बता दोगी तो हो सकता है कुछ समय में जेल से बाहर आ जाओ। तो अब जो रेशमा बताती है वो वाकई में इतना ज़्यादा चौंकाने वाला खुलासा करती है कि हर इंसान हैरान थे। यहाँ तक कि जो पुलिस वाले थे उन्होंने भी यही कहा था कि ऐसा केस हमने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा। रेशमा से जब पूछा जाता है तो रेशमा कहती है कि 2017 में हमारी शादी हुई थी, फिर मेरे एक बेटी हो गई, और 2020 में जो रेशमा थी उसकी बातचीत आनंदू नाम के एक लड़के से फेसबुक पर होती है। जैसे ही वो फेसबुक अकाउंट ओपन करती है उसके कुछ ही दिन के बाद में आनंदू की उसके पास रिक्वेस्ट आती है। अब आनंदू और रेशमा एक दूसरे से घंटों बातें किया करते थे, एक दूसरे से हर बात शेयर किया करते थे, और रेशमा चाहती थी कि वो आनंदू से शादी कर ले, लेकिन इसी बीच में जो रेशमा थी वो प्रेग्नेंट थी। तो वो आनंदू से इस बारे में कहती है कि वो गर्भवती है। हालांकि वो अपने घर में किसी को कुछ नहीं बताती है। उसे कुछ ही वक्त बीता था और ये बात उसके पति को भी नहीं पता थी कि वो प्रेग्नेंट है, यानी कि लगभग 1-1.5 महीना हुआ था। तो उसने ये बात सबसे पहले आनंदू को ही बताई कि मैं गर्भवती हूँ। तो आनंदू ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें तो स्वीकार कर सकता हूँ, तुम्हारी जो बच्ची पहले से है मैं उसे भी स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन अगर और बच्चा होगा तो मैं इसे स्वीकार नहीं करूँगा। तो तुम इस बच्चे को जन्म लेते ही मार देना। यानी कि इन सारी चीज़ों को जो रेशमा थी उसने कोई दवाई वगैरह खाने की नहीं सोची। हालांकि उसने आनंदू से कहा था कि मुझे कुछ टैबलेट्स दे दो जिससे ये बच्चा है जो गिर जाए,
लेकिन आनंदू ने कहा कि नहीं, तुम खुद ही अरेंज कर लेना या बच्चा जन्म लेने दो, बाद में इसे मार देना। रेशमा न जाने कौन सी दुनिया में खोई हुई थी या उसके दिमाग में कितनी गंदगी भरी हुई थी कि वो ध्यान ही नहीं देती है। वक्त बीत रहा था। अब जो रेशमा थी उसका जो पेट था वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा था जितना कि बढ़ना चाहिए था। और इन सारी चीज़ों को लगभग 9 महीने बीत जाते हैं। 9 महीने में भी जो रेशमा थी उसके पति तक को नहीं पता चला कि वो गर्भवती है, क्योंकि जो रेशमा थी उसकी जो प्रेगनेंसी थी वो एक अलग टाइप की प्रेगनेंसी थी। ये एक ऐसी प्रेगनेंसी होती है जिसमें जो महिला होती है उसमें ना ही तो कोई भी प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि उल्टी वगैरह होना या जो भी प्रेगनेंसी में नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो चीज़ें नहीं होती हैं। और साथ ही इसमें जो पेट होता है वो सामान्य से बहुत कम बढ़ता है। और जो रेशमा थी वो थोड़ी हेल्दी भी थी, तो उसका तो पेट बिल्कुल दिखाई नहीं देता था। बस यही लगता था कि शायद इसका थोड़ा बहुत वजन बढ़ा है। और ये जो प्रेगनेंसी है, ऐसे केस बहुत कम आते हैं। एक बार एक कपल का भी ऐसा ही केस आया था जिसमें कि उस महिला को जब पेट में दर्द हुआ उसे हॉस्पिटल लेकर जाया गया, तो वहाँ पर उसने तुरंत ही बच्चे को जन्म दे दिया। और वो खुद चौंक गई कि 9 महीने तक किसी को भी नहीं पता चला, ना खुद को पता चला कि वो गर्भवती है। और यही कंडीशन रेशमा के साथ हुई थी। अब जो रेशमा थी उसने सोच लिया था कि जो भी बच्चा होगा वो उसको मार देगी और वो आनंदू से शादी कर लेगी। अब जो रेशमा थी वो अपने खेत में जाती है जब उसके थोड़ा बहुत पेट में दर्द होने लग जाता है, यानी कि वो अपने खेत में नहीं जाती है, वो किसी दूसरे के सुनसान खेत में जाती है और वहाँ पर उसके एक बेटी पैदा हो जाती है। अब ये वाकई में बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जो रेशमा है वो अकेली ही एक बच्ची को जन्म दे दे। अगर हम इस चीज़ की तरफ जाएं तो हम यही कह सकते हैं कि जो रेशमा है शायद वो आनंदू के पीछे इतनी ज़्यादा पागल थी कि उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। और उसमें इतनी ज़्यादा हिम्मत भी आ गई थी कि उसने अकेले ही एक बच्ची को जन्म दे दिया। जब रेशमा को इस बारे में पूछा गया था कि तुमने उस बच्ची को अकेले कैसे जन्म दे दिया, तो उसने कहा था कि मैं नहीं जानती, बस मेरे साथ कोई शक्ति थी या कहे कि मुझ में कुछ ऐसा जुनून सवार था कि मुझे अपने प्रेमी से शादी करनी है। और इसी चक्कर में मैंने हिम्मत दिखाकर उस बच्ची को जन्म दे दिया और उसे पत्तों के नीचे छुपा दिया। और उसके बाद में जो रेशमा थी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपने जो कपड़े थे उसको धोती है वहीं पर, जो वहाँ पर पास में पानी की कुछ व्यवस्था थी जहाँ पर उसने जन्म दिया था, क्योंकि वो एक खेत था। और वहीं पर वो वापस से घर लौट आ जाती है। और ये भी चौंकाने वाली बात थी कि रेशमा को किसी ने भी नहीं देखा, या कहे कि उसने कोई ऐसा खेत चुना होगा जहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। इस बारे में तो रेशमा ने खुद ने कहा था कि उसने एक ऐसे खेत का चुनाव किया था जो बिल्कुल सुनसान रहता था, बस वहाँ पर कुछ पानी की व्यवस्था थी या रेशमा खुद लेकर गई थी। हालांकि इस बारे में उसने पूरी पुष्टि नहीं की थी। अब जो रेशमा थी उससे आनंदू के बारे में पूछा गया कि वो आनंदू कहाँ रहता है जिसके लिए तुमने इतना कुछ कर दिया, क्या तुम उससे मिली हो? तो रेशमा कहती है कि नहीं, मेरी उससे बात करते तो लगभग 1 साल का समय हो चुका है, लेकिन मैं अभी भी आनंदू से मिली नहीं हूँ, सिर्फ फेसबुक पर उससे बात होती है। अब ये भी चौंकाने वाली बात थी कि जिस लड़के से वो मिली नहीं है और उसके पीछे इतनी पागल कि अपनी ही बच्ची को उसने जान से मार दिया। अब जो उससे पूछा जाता है कि क्या तुम उसके गांव का पता मालूम है, क्या वो कहाँ रहता है, कुछ तो जानती होगी, तो वो कुछ चीज़ें बताती है। और जब वहाँ पर पुलिस जाकर छानबीन करती है तो ऐसा ना ही कोई जगह थी, ना ही कोई आनंदू नाम का कोई भी शख्स था। रेशमा पूरी तरह से चौंक जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब जो फेसबुक जिस अकाउंट से उसकी बात होती है या जिस अकाउंट पे वो बात कर रही थी उसके भी पुलिस पूरे को ट्रेस करवाती है कि आखिर में किस नंबर से या कौन सा मोबाइल यूज़ हो रहा था, कौन से लोकेशन पे मोबाइल यूज़ हो रहा था। तो पता चलता है कि जिस मोबाइल से वो बात कर रही थी, यानी कि फ़ेसबुक जिस दूसरे मोबाइल में यूज़ हो रहा था, वो मोबाइल उसी के घर में चलाया जा रहा था। अब पुलिस फिर चौंक जाती है कि आखिर में इस केस में हो क्या रहा है, इसी के घर में वो मोबाइल यूज़ हो रहा है, तो आखिर फिर ये कौन कर रहा है। तो पुलिस उस मोबाइल के बारे में जब रेशमा से पूछती है कि ये मोबाइल कौन यूज़ करता है, तो वो कहती है कि मेरे घर में तो अभी मेरी एक भांजी आई हुई है, वो रहती है, साथ ही मेरी जेठानी है और जो मेरे जेठ थे
वो भी पहले रहते थे, लेकिन वो भी अभी काम के सिलसिले में जा चुके हैं। यानी कि जो उसकी लोकेशन थी वो उसके ससुराल की आती है, जहाँ पर उसकी जेठानी और भांजी वगैरह या ससुराल का परिवार रहता था। अब जो उसकी भांजी थी गरिश्मा और उसकी जेठानी थी आर्या, उनको बुलाया जाता है। तो जब उनको बुलाया जाता है तो गरिश्मा और जो आर्या थी वो दोनों नदी में जाकर अपनी कूद कर जान दे देती है। अब पुलिस के लिए ये भी फिर एक दिक्कत की बात हो गई कि आखिर उन्हें पूछताछ के लिए ही तो बुलाया था, उन्होंने अपनी जान क्यों दे दी। तभी उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें लिखा था कि जो आनंदू था वो कोई और नहीं, गरिश्मा ने एक फर्जी आईडी बनाई थी कि वो अपनी मामी से मजाक करना चाहती थी कि मामी किसी लड़के के चक्कर में पड़ती है या नहीं पड़ती है, और आनंदू नाम से आईडी बनाकर उसने ही मामी को रिक्वेस्ट भेजी थी। और उसकी जो मामी थी वो उसे आनंदू समझकर घंटों बात किया करती थी, और दोनों मामी भांजी आपस में बहुत बातें किया करती थी। और जो गरिश्मा थी उसने ये सारी बातें अपनी बड़ी मामी यानी कि आर्या को भी बता दी थी। अब आर्या और गरिश्मा रेशमा के बहुत मज़े ले लेकर बातें करती थी और वो उसे यूं ही बेवकूफ़ बना रही थी। अब जैसे ही गरिश्मा और आर्या को ये बात पता चली कि जो रेशमा है वो कह रही है कि वो गर्भवती है और वो अपने बच्चे को तुम्हारे लिए मार देगी, तो वो भी उसी घर में अधिकतर रहती थी, तो उन्हें कभी लगा ही नहीं कि रेशमा प्रेग्नेंट है, क्योंकि ये तो किसी को भी नहीं लगा था। वरना अगर उन्हें पता होता कि रेशमा प्रेग्नेंट है तो वो बच्चे को मारने के लिए कभी नहीं कहती। और जो दोनों आर्या और गरिश्मा थी उन्हें लगा कि इस बच्चे की मौत की जिम्मेदार वही है, और वो लोगों को कहाँ से मुंह दिखाएगी, कैसे मुंह दिखाएगी। इसीलिए दोनों ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। और जो रेशमा थी वो तो आज भी यही सोच रही है कि आखिर उसके साथ कैसा ये इतना बड़ा मजाक हुआ है कि वो कुछ समझ ही नहीं पाई, और इसने इस झूठे फेसबुक मजाक के चक्कर में अपनी बच्ची को तो मार ही दिया, अपना जो पति है उसे भी वो हमेशा के लिए खो चुकी है, साथ ही अपनी जेठानी और अपनी भांजी जिसे वो अपनी सबसे बड़ी हमदर्द समझती थी उनकी भी उसी की वजह से जान गई है। यानी कि जो रेशमा है उसकी लापरवाही की वजह से, या कहे कि उसकी बेवकूफ़पंथी की वजह से उसने 3 लोगों की जान ले ली। अब रेशमा तो पता नहीं खुद को माफ़ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, उसे शर्म आएगी या नहीं आएगी, लेकिन उसका जो पति है और उसके जो घर वाले हैं वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी है, बहुत अपने आप को सोच भी रहे हैं कि आखिर रेशमा ऐसे कैसे कर सकती है। सारा जो परिवार है वो इसी सदमे में है कि 3 लोगों की जान सिर्फ रेशमा की पागलपंती की वजह से चली गई। आज की जो घटना है इसमें आपकी वजह से जो रेशमा है उसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी कैसी लगी हमें ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नई घटना में, तब तक के लिए